नमस्कार, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं औद्योगिक नीतियाँ। पहली औद्योगिक जो नीति है 1948 में जिसका रेजोल्यूशन तैयार हुआ था, और वहाँ से लेकर के हम 1980 तक की औद्योगिक पॉलिसी, उसकी प्रमुख बातें हैं वो देख चुके हैं। आज 1985 की पॉलिसी और उसके बाद फिर आएगी 1991 की पॉलिसी। ये महत्वपूर्ण है, ये हम दोनों देख लेंगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने नोट्स जरूर बनाए होंगे, साथ ही साथ में नोट्स बनाए होंगे तो आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगे। तो 1985 की जो औद्योगिक नीति आती है वो अब थोड़ा सा, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, विश्व में जो बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, अब हम अपनी इकोनॉमी को पूरी तरीके से बंद रखें और ये सोचें कि हमें पूरा फायदा मिले, जरूरी नहीं है। तो क्या करती है हमारी सरकार के विश्व में आर्थिक परिवर्तन जो है उनको ध्यान में रखती है। और अपने यहाँ पर थोड़ा सा उदारीकरण पर फोकस करती है, या ऐसा कह लो कि अधिक उदारीकरण, अति उदारीकरण की नीति को अपनाती है। 1985 में होने लगा था, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि अब भारत में एक प्रकार से तकनीकी मिशन जो है उनकी शुरुआत हो जाती है। हम नई टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के आना चाहते हैं, तो तकनीकी मिशनों की शुरुआत हो जाती है। कंप्यूटर का युग भी कह सकते हैं कि बीज जो हैं इस समय पढ़ने लगे थे, यही सब। ओके, आपको याद होगा कि एक मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट बनाया गया था ना, उसमें एक लिमिट तैयार की गई थी जिसे हम MATP लिमिट के नाम से जानते थे। पहले लिमिट थी 25 करोड़, यानी ऐसी कंपनी जिसकी सकल पूंजी 25 करोड़ हो जाती है तो वो नई कंपनी नहीं ले सकती। धीरे धीरे उसकी जो लिमिट है बढ़ाकर 50 करोड़ की गई। तो इस दौरान 1985 में ये लिमिट जो हुआ करती थी वो 75 करोड़ थी। अब 75 करोड़ से काम नहीं चलने वाला था, तो इसलिए इस लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया, 100 करोड़ कर दिया, कि ऐसी कंपनी जिसकी सकल पूंजी 100 करोड़ से कम है वो तो नई कंपनी का अधिग्रहण कर सकती है। ओके, नेक्स्ट अगला 1985 की पॉलिसी में ये था कि विदेशी निवेश पर बल दिया जाता है, और विदेशी निवेश के में बल यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बड़े उद्योग जो भारी उद्योग हैं उस पर ज़्यादा जोर दिया गया। यानी विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर रहे हैं, और उसमें भी जो भारी उद्योग है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। कह सकते हैं कि राजीव गांधी की जो कार्यकाल है 80 की पॉलिसी के कंपैरिजन में तीव्र गति से विकास होता है, तेज गति से विकास की शुरुआत या विकास के बीज पड़ जाते हैं। राजीव गांधी जी की हत्या हो जाती है, और ऐसे समय में हमारे देश में प्रधानमंत्री बनते हैं मिस्टर PV नरसिम्हा राव, और वित्त मंत्री बनते हैं मनमोहन सिंह। देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उस आर्थिक दौर में सुधारों की जब बात की जाती है, मजबूरी में सुधार किए गए थे, और उस समय आती है एक नई पॉलिसी जिसने पूरा का पूरा चेंज किया है। ठीक है, 1991 की औद्योगिक नीति, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव के लिए जो प्रयास 1948 से चल रहे थे उन सारे बदलावों को चेंज कर दिया। एक प्रकार से यू टर्न हो गया 1991 की पॉलिसी में। क्या है भैया इसका बैकग्राउंड, क्या है? अचानक से तो आई नहीं होगी, कुछ इसकी वैश्विक पृष्ठभूमि रही होगी ना ग्लोबल लेवल पर। तो पहले हम उन पॉइंट को देख लें, देन फिर चलेंगे घरेलू जो दृश्य था उसको समझने के लिए। तो वैश्विक पृष्ठभूमि ये हो चुकी है 1980 के दशक में कि राज्य की जो भूमिका है, राज्य का मतलब होता है सरकार है, रोल ऑफ द स्टेट जिसे कहते हैं, तो राज्य की जो भूमिका है अब सीमित होने लगती है, राज्य की भूमिका कम होने लगती है। यानी सारी चीजें यही बना करके प्रोवाइड नहीं करेगा,
गैर जरूरी जो सेक्टर है वहां पर राज्य को, सरकारों को छोड़ करके बाहर आना पड़ेगा और प्राइवेट सेक्टर उसकी खाना पूर्ति करेगा। विश्व में ये चलने लगा था बड़े जोर शोर से। इसका प्रभाव पड़ता है, एक पॉइंट ये हुआ ग्लोबल लेवल पर 80 के दशक में राज्य की भूमिका सीमित हुई। आप चाहें तो लिख सकते हैं कि सरकार को गैर जरूरी क्षेत्रों से बाहर आना पड़ेगा। हर काम सरकार नहीं कर सकती। ठीक है भाई, ये भी हो गया। दूसरा पॉइंट क्या, और क्या चेंज हो रहा था? और चेंज ये हो रहा था कि एक तरफ जो यूएसएसआर, जो हमारा परम मित्र सरकार है इसके प्रति विशेष, इसने 1986 में 1986 में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाला देश है, और एक और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाला देश है हमारा पड़ोसी चाइना, उसने अपने यहाँ 1985 दोनों अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ देते हैं आर्थिक मोर्चे पर, यानी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज कर देते हैं, आर्थिक नीति को बदल देते हैं और ये किधर बढ़ जाते हैं, इन्होंने भी पूंजीवाद का दामन थाम लिया, पूंजीवाद की ओर अग्रसर हो जाते हैं। यानी जो साम्यवादी विचारधारा है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के जो कोर ध्रुव समर्थक देश हैं, वो भी अपने यहाँ पर चेंज लेकर आते हैं, तो हम कहाँ ठहरते हैं इनके आगे? ग्लोबल लेवल पर ये चीजें चल रही हैं, है ना। दूसरा फैक्टर ये हो गया आर्थिक सुधार करने के लिए। तीसरी बात क्या आती है, तीसरा पॉइंट ग्लोबल लेवल पर जो चलता है कि जनरल एग्रीमेंट टैक्स एंड टैरिफ करके, गेट करके जो हुआ था, अब चर्चा चल रही है कि इस गेट को चेंज कर देंगे, इसका स्थान ले लेगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ले लेगा, और इस पर चर्चा होने लगी थी मारेकश 1985 में, विचार विमर्श चलने लगा था। तो इससे ये लगने लगा था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूरे ग्लोबल लेवल पर बढ़ती जा रही है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही रह जाएगी, बाकी सब चीजें हैं वो हट जाएंगी। ठीक, पश्चिमी यूरोप, वहां तो घनघोर रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आ चुकी है। न्यूजीलैंड, जो थोड़े बहुत बचे हुए देश थे, है ना, साइप्रस, फ्रांस, इन सब देशों में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है, नई बयार बहने लगी है ना। जब ऐसी स्थिति बनती है तो इस दौर में ग्लोबल एक ट्रेंड चल रहा है कि अब हमें क्या करना है, LPG को अपनाना है। तो ऐसे दौर में भारत अपने आप को कैसा महसूस करता है? पिछड़ा हुआ महसूस करता है। और भारत के ही पड़ोसी देश चीन भी हो गया। इसके पहले 65 के दशक में सिंगापुर, मलेशिया, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, इन्होंने सुधार किए थे, वो एशियन टाइगर बन गए थे। तो यहाँ आप ये कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के दौर में भारत स्वयं को पिछड़ा महसूस करता है। फैशन नया आ चुका है। जो काम 65 में हमारे पड़ोसी देश कर चुके हैं, अब हम उसे करने जा रहे हैं 90 के दशक में। ऑलरेडी लेट, हमारी ट्रेन छूट चुकी है, मगर फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो ग्लोबल लेवल पर इन 91 की पॉलिसी को चेंज करने की बात करते हैं। देश के अंदर क्या चल रहा था, घरेलू पृष्ठभूमि क्या कहती है, यहां भी बदलाव से संबंधित कुछ बातें होंगी ना, उन पर भी एक नजर सरसरी तौर पर डाल देना चाहिए कि देश में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति है, भुगतान संतुलन क्या होता है बताता हूं। भुगतान संतुलन का संकट आ चुका है कि हम जो कुछ भी आयात करते हैं, दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं, तो हमें विदेशी मुद्रा देनी पड़ती है, और अगर हम किसी दूसरे देश को निर्यात करते हैं तो हमें विदेशी मुद्रा मिलती है। बराबर होना चाहिए, जितने आपके इंपोर्ट हैं उतने ही आपके एक्सपोर्ट होंगे, तो बैलेंस बना रहेगा। लेकिन ये बैलेंस डिसबैलेंस हो रहा था लगातार सालों से कि निर्यात हमारे नहीं बढ़ रहे हैं, आयात लगातार बढ़ रहे हैं, और आयात मजबूरी है, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, नई टेक्नोलॉजी। तो अब हमें चाहिए विदेशी मुद्रा। विदेशी मुद्रा लेके कहाँ से आओगे?
तो यानी जो भुगतान था वो संतुलन में रहता था, संतुलन की जगह अब क्राइसिस आ गया, संकट की स्थिति बन गई। तो भुगतान संतुलन की इतनी खराब स्थिति हो चुकी थी कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कहा जाता है कि 2 सप्ताह के लिए सिर्फ क्रूड ऑयल मंगा सकता है, इससे ज़्यादा हम क्रूड ऑयल आयात नहीं कर सकते। और उसमें भी उस समय क्या हुआ, गल्फ कंट्रीज में युद्ध छिड़ गया था, खाड़ी युद्ध। तो खाड़ी युद्ध के कारण और मुश्किलें बढ़ने लगी, क्रूड ऑयल और ज़्यादा महंगा हो गया, है ना। तो विदेशी मुद्रा में, फॉरेन करेंसी में बहुत अधिक कमी आ गई। देश के अंदर की स्थिति ये बन रही है। सीन क्या चल रहा है कि हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं बना करके विकास किया जाता है। तो हमारी जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है, 8th 5-year प्लान, 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जो है वो 1990 में मई के महीने में बन करके तैयार हो चुका है। और इस प्रारूप में भारत की औद्योगिक नीति की, या ये कह लो कि भारत की आर्थिक नीति की घोर आलोचना की गई है कि अरे हम ये पॉलिसी जो अपना रहे हैं बेकार है। आलोचना ये की जाती है कि हमारे यहाँ पर जो आप LPQ सिस्टम लागू कर चुके हो, LPQ ये विकास के मार्ग में बाधा है, बड़ी रुकावट है आपके ये सिस्टम LPQ, लाइसेंस परमिट कोटा। इसमें यह भी कहा जाता है कि जो PSUs हैं, सरकारी जो उपक्रम हैं, सरकारी कंपनियां हैं, ये क्या कर रहे हैं कि ये घाटे में जा रहे हैं। तो घाटे में जा रहे हैं, इसलिए सरकार को क्या करना चाहिए, हर चीज बना करके नहीं देना चाहिए। सरकार अपने क्षेत्र को सीमित करे, लिमिटेड करे। ठीक है, हम पुराना जो कर्ज ले चुके हैं, पुराना कर्ज, उसका ब्याज चुकाने के लिए नया कर्ज ले रहे हैं। मूलधन छोड़ जाओ, मूलधन तो हम चुका ही नहीं पा रहे, है ना। तो ये क्या हो गया, डेब्ट ट्रैप्ड, यानी कर्ज के जाल में फंस गए हैं। जैसे मध्य प्रदेश सरकार फंसी हुई है कर्ज के जाल में। लाडली बहना योजना को पूरा चलाए रखने के लिए हर 2 महीने में कर्ज लेते हैं, हर 2 महीने में कर्ज लेते हैं। रेवेन्यू के सोर्स है नहीं, और ये तो देश के सामने स्थितियां खराब थी। अब जब ऐसी स्थिति थी तो अब हम क्या करें, तो फिर अब हम गए किसके पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास। IMF संस्था जो है ये मुख्य रूप से काम करती है कि जब किसी देश में भुगतान संतुलन का संकट हो जाए तो हम सहायता करेंगे। लेकिन इसने रख दी शर्तें कि हम आपकी सहायता करेंगे पर हमारी शर्तें आपको माननी पड़ेंगी। वो शर्त क्या थी, तो पहली कंडीशन इन्होंने रखी कि आप अपने मुद्रा का, यानी रुपए का अवमूल्यन करेंगे। पहले हमारा रुपया जो था उसकी एक्सचेंज रेट फिक्स की जाती थी, है ना, एस फ्लोटिंग नहीं थी कि डिमांड और सप्लाई के बीच। तो ये कहा गया कि रुपए का अवमूल्यन कीजिए, कितना, 20%। 20% आप रुपए का अवमूल्यन कीजिए। यानी ये समझ लो कि $1 बराबर उस समय 21 रुपए हुआ करता था। अब 3 महीने के अंदर ही $1 27 रुपए के बराबर हो गया। अवमूल्यन क्या होता है, अगर आपको ये समझना है तो मैं बता देता हूँ। अवमूल्यन यानी कि ऐसी गिरावट जो विदेशी मुद्रा की तुलना में सरकार के द्वारा की जाती है, या जानबूझ करके घरेलू मुद्रा की कीमत गिराना, इसे कहते हैं अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन किया जाए। सरकार मान लेती है, भाई ठीक है हम मान लेंगे, है ना। दूसरा शर्त क्या थोपी गई, दूसरी शर्त जो लगाई IMF ने कहा भारत सरकार से कि अब आप क्या करोगे कि आपके यहाँ पर जो पीक कस्टम ड्यूटी है ना, जैसे हम कस्टम ड्यूटी को सीमा शुल्क कहते हैं ना, तो सीमा शुल्क, टेक्निकली इसको पीक कस्टम ड्यूटी बोलेंगे, उसमें आप क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो, 20% इसे बढ़ा दो। देखो, अवमूल्यन कर दें, दूसरी तरफ आप अपने यहाँ का टैक्स बढ़ा दें। कौन सा, सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी बढ़ाई क्यों जाए कि अवमूल्यन से जो नुकसान होगा वो आप इससे पूरा कर पाएंगे, है ना। यानी कस्टम ड्यूटी से होने वाले घाटे को ये ऐसे पूरा करेंगे, ठीक है।
एक मिनट मैं फिर से समझ लूँ मैं क्या समझाना। एक तो रुपए का अवमूल्यन कर दिया, और पीक कस्टम ड्यूटी उसको बढ़ाने की बात नहीं की गई थी, इस पीक कस्टम ड्यूटी को घटाने की बात की गई कि कमी की जाए। कमी इसलिए की जाए कि जिससे बाहर से सामान मंगाते हैं वो और ज़्यादा सस्ता हो जाए आपके समय में, है ना। तो 130% से घटा करके 80% कर दी गई 5 साल की अवधि में। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बोला कि एक्साइज ड्यूटी जो है, एक्साइज ड्यूटी जिसे बोलते हैं उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क जो है इसको बढ़ा दिया जाए। उत्पाद शुल्क में 20% की वृद्धि कर दी जाए, यानी यहाँ का सामान महंगा हो जाएगा, विदेशी वस्तुएं अपने आप से सस्ती मिलेंगी। तो आईएमएफ चूंकि काम ही ऐसे करता है, वो तो कुछ ही राष्ट्रों के हित में काम करता है ना, ये शर्त लगा दी। और अगली शर्त ये लगा दी कि सरकार क्या करेगी कि सरकार अपने खर्चों में भी करे। सरकार प्रतिवर्ष जो अनावश्यक अपने खर्चे बढ़ा रखे हैं 10% की कमी करे। जब आप कमी करेंगे तो ठीक है, तब हम जा करके क्या करेंगे, आपको भुगतान संतुलन से निकलने के लिए कर्ज देंगे। तो आईएमएफ का ऋण कंडीशनल था, शर्तों के साथ था। कोई भी सरकार होती वो मानती ही, तो उसमें मनमोहन सिंह का कोई विशेष योगदान नहीं है, उस समय कोई भी रहता वो ये काम करता ही करता। अब धीरे धीरे क्या होता है कि फॉर्च्यूनेटली हम लेट तो हो चुके थे, 65-70 के दशक में जो काम होना था हम 90 में कर रहे हैं, मगर फिर भी इसने फायदे दिए तो धीरे धीरे सरकार अपनी नीतियों को और ज़्यादा कैसा करती है, लिबरल बनाती है ना। तो अब क्या हुआ कि सरकार के द्वारा 23 जुलाई, अब हम लौट के आ जाते हैं अपनी मुख्य पॉलिसी पर, 1991 की जो औद्योगिक नीति है, 23 जुलाई 1991 को औद्योगिक नीति की घोषणा की जाती है। उसके पहले की पृष्ठभूमि क्या है वो मैंने आपको बता दी, वैश्विक स्तर पर क्या चल रहा था, देश के अंदर क्या चल रहा था, और इसी पॉलिसी के साथ हमने एलपीजी की शुरुआत कर दी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी आर्थिक सुधारों की तीव्र गति से शुरुआत की। ठीक, आने वाले समय में आर्थिक सुधार जो है अब उसमें निजी सेक्टर जो है वो प्रमुख हो जाएगा, यानी एलपीजी में जी जो है ग्लोबलाइजेशन, ये हमारा अंतिम गोल हो गया था, और दिशा हमारी जो रहेगी वो लिबरल रहेगी, रास्ता जो है वो प्राइवेटाइजेशन के द्वारा इसको पूरा करेंगे। ऐसे करके ये सारी चीजें की जाती हैं। क्या थी ये पॉलिसी की कुछ प्रमुख बातें देख लेते हैं। देखो, इसमें ये कहा गया कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो आरक्षित उद्योग हैं, पहले हमने देखा था ना 1948 पर, उसके बाद 56 की पॉलिसी, तो ये कहा गया कि पीएसयू के लिए आरक्षित क्षेत्रों की जो संख्या है उसमें कमी की जाएगी। अब प्राइवेट सेक्टर भी ये काम कर सकता है ना, यानी 91 में इनकी संख्या घटाकर, पहले 17 सेक्टर रिजर्व किए गए थे, घटा के 12 कर ली गई, 12 के बाद फिर घटाकर 4 कर ली गई, अब सिर्फ 2 ही सेक्टर रिजर्व है, बाकी प्राइवेट सेक्टर ये काम कर सकता है ना। वर्तमान में रिजर्वेशन सिर्फ 2 सेक्टर है। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट बना कि देखो, अस्त्र शस्त्र, आर्म्स एंड एम्यूनेशन, इनका उत्पादन जो है सरकार करेगी, लेकिन उसमें भी प्राइवेट सेक्टर की हेल्प ले सकते हैं। अस्त्र शस्त्र का उत्पादन, अभी आप देखो ना, रिलायंस हुआ या अडानी की कंपनियां, वो सब भी इसमें जुड़ी हुई है ना। सीमित रूप से निजी भागीदारी भी होगी। ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा जो है वो रिजर्व करके रखा था सरकार के लिए, मगर इसमें भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो काम है वो कौन कर सकता है, वो प्राइवेट सेक्टर कर सकता है। ठीक, 91 की पॉलिसी में।
इसके साथ साथ नाभिकीय जो रिसर्च एंड रिसर्च डेवलपमेंट हो गया, यानी उनका परिमार्जन हो गया, जिसे हम परिमार्जन को क्या बोलते हैं, फर्निशिंग बोलते हैं शायद, रख रखाव, ये सब वेस्ट मैनेजमेंट ये प्राइवेट सेक्टर कर सकता है। रेलवे के बारे में ये कहा गया कि रेलवे का पार्शियल प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, आंशिक रूप से निजीकरण कर देंगे। और अभी आप देखोगे रेलवे का किया भी गया है, कई सारी ट्रेनें जो हैं प्राइवेट रूप से उन्हें ऑपरेट भी किया जा रहा है। कोंकण रेलवे से शुरुआत होती है ना, ये सब काम जो है उसमें किए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगली बात क्या होती है, लाइसेंसिंग के जो प्रावधान थे कि लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा, परमिट लेना अनिवार्य होगा, तो लाइसेंस संबंधी प्रावधानों को सरल बनाया गया, या ये कह लो समाप्त कर दिया, बहुत हद तक डी लाइसेंसिंग कर दिया। ये कहा गया कि सिर्फ 18 उद्योग हैं जो हैजार्ड्स हैं, खतरनाक हैं, उनके लिए लाइसेंस चाहिए, बाकी फिर अन्य चीज़ों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। शायद आज के समय में 6 उद्योगों के लिए लाइसेंस अनिवार्य रखा गया है, बाकी सब लाइसेंस फ्री कर दिए गए हैं। वो कौन से हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक यानी अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ यदि बनाना चाहते हैं तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। एरोस्पेस, और डिफेंस रिलेटेड प्रतिरक्षा संबंधित इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाए जाते हैं तो उनके लिए लाइसेंस कंपलसरी है। खतरनाक रसायन जो हैं उनके लिए लाइसेंस अनिवार्य है, डेंजरस केमिकल कह लो। गन पाउडर या जो डेटोनेटर रहते हैं ना, डेटोनेटर, फ्यूज, डायनामाइट, इनके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, अनिवार्य है। यानी ये इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव जो हो गया ना, बिना लाइसेंस के नहीं हो। इसके अलावा सिगरेट हो गया, तंबाकू हो गया, इसके लिए भी लाइसेंस चाहिए। औषधि, मेडिसिन, औषधि एवं भेषज, हिंदी है विशुद्ध भेषज, औषधि ड्रग्स और भेषज को बोलते हैं फार्मास्यूटिकल्स। तो इन 6 चीज़ों के लिए लाइसेंस चाहिए, बाकी अधिकांश चीज़ें लाइसेंस फ्री कर दी गई 91 की पॉलिसी में। 91 की पॉलिसी का अगला प्रावधान जो था कि विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पहले सिर्फ तकनीक ला सकते थे, अब तकनीक ही नहीं, अब पूंजी भी ला सकते हो। यानी ये ऐसे समझ लो कि एक होता है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, या जिसे कहते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। कई सेक्टर में तो अब वर्तमान समय में 100% कर दिया गया है ना। पहले कुछ लिमिट रखी गई थी कि जैसे बैंकिंग में 49%, धीरे धीरे बढ़ाकर 74 किया, अभी 100% भी है। इंश्योरेंस में 26% की लिमिट रखी गई थी, मीडिया में 26% रखी गई थी, मगर इसको समय के हिसाब से 91 के हिसाब से तो कम था, आगे चल करके इसको बढ़ा देते हैं। तो विदेशी निवेश में FDI हो गया। दूसरा पॉइंट विदेशी निवेश में आता है FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, विदेशी संस्थागत निवेश। देखो, संस्थागत निवेश का मतलब ये है कि शेयर बाजार में भारतीय कंपनियां जो लिस्टेड हैं उनके शेयर कोई फॉरेन कंपनी ले सकती है, कोई फॉरेन पर्सन, इंडिविजुअल नहीं ले सकता है। यानी इंस्टीट्यूशन के रूप में आप ले सकते हो, और यहाँ कंपनी बनाने में ही पैसा अगर कोई विदेशी लगाना चाहे तो लगा सकता है ना। इसमें भी कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ रखी गई थी, ठीक। और इसके साथ साथ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम, ये सब भी चलाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो MATP जो 100 करोड़ बना दिया गया था ना,
तो वो 100 करोड़ की लिमिट जो थी वो अब क्या कर दी गई, इस पॉलिसी के द्वारा एबॉलिश कर दी गई, समाप्ति कर दी। क्यों समाप्त कर दी? कि अब देश का उद्देश्य हो चुका है कि बड़ी बड़ी कंपनियां रहेंगी तो प्रतिस्पर्धा आसानी से कर पाएंगे, छोटी कंपनियां प्रतिस्पर्धा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं कर सकते हैं ना। फिर कहाँ पर इंडस्ट्री लगेगी, उद्योग स्थल का निर्धारण, इसको लेकर के भी बड़े कड़े नॉर्म्स हुआ करते थे। तो इस पॉलिसी के तहत उद्योग लगाने के स्थान के निर्धारण के लिए कुछ साधारण से नियम बना दिए गए। ये कहा गया कि देखो, जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो प्रदूषण फैलाती है ना, तो प्रदूषण संबंधी प्रावधान थोड़े सरल किए गए, सिंप्लीफाइड कर दिया। यानी ऐसी इंडस्ट्री जो प्रदूषण रहित उद्योग है, यानी कोई पॉल्यूशन उससे नहीं होता, उसको कहीं पर भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं पर भी। और ऐसी इंडस्ट्री जिससे पॉल्यूशन फैलता है तो उसके लिए नियम बनाया कि 10 लाख की जो आबादी है, तो 10 लाख की आबादी जहां पर रहती है उस स्थान से, उसकी बाहरी सीमा से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर लगाओगे। पॉल्यूशन फ्री कहीं भी लगाओ, पॉल्यूशन करती है तो 10 लाख की आबादी की जो लास्ट बाउंड्री है उससे 25 किलोमीटर की दूरी पर लगाया जाएगा। ठीक है। अगली बात ये रहती थी कि पहले क्या था कि स्टेप वाइज प्रोडक्शन होता था, चरणबद्ध उत्पादन। पॉइंट क्या है ये चरणबद्ध उत्पादन? ऐसे समझ लो कि अगर कोई कंपनी है और किसी कंपनी के कार बनाती है, एक साथ वो 4 या 5 मॉडल निकालने की क्षमता रखती है, लेकिन ऐसा पहले नहीं होता था। पहले आप एक मॉडल बनाओ, उसी को सर्कुलेट करो, फिर दूसरे मॉडल की परमिशन मिलेगी, फिर दूसरे प्रकार का मॉडल बनाओ। तो ये चरणबद्ध उत्पादन, इसकी जो बाध्यता हुआ करती थी ये हटा दी गई। अब आप जितने मॉडल बनाना चाहते हो एक साथ बना सकते हो, बाध्यता की समाप्ति। जिससे क्या होगा, कंपनी अपने संसाधनों का अच्छा उपयोग कर पाएगी, है ना। तो कंपनी अपनी क्षमता का 100% उपयोग कर पाएगी। व्यक्ति की चॉइस है वो कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं। 91 की पॉलिसी का अगला पॉइंट जो था, जो फेरा मैंने कल बताया था ना, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, तो फेरा 1974 ये इसको कहा गया कि इसको हटा करके अब हम नया कानून लेकर आएंगे। तो फेमा आया, हालांकि फेमा अनाउंसमेंट तो 91 में कर दिया था, मगर ये लागू हुआ है 2000 में, 30 मई 2000 के समय लागू हुआ था। 2 साल का इसमें सनसेट क्लॉज भी दिया गया था, है ना। वो सारी बातें आ जाती। एक और प्रावधान हुआ करता था पहले कि कोई कंपनी जो है उसने अगर कर्ज ले रखा है तो कर्ज अगर चुकाते हैं तो बैंक उसके बदले में शेयर मांग लेते थे। अब ऐसा नहीं हो गया, तो निजी कंपनियों के पूंजी के शेयरों में परिवर्तन की बाध्यता भी समाप्त हो गई। कहने का मतलब है कि अगर किसी कंपनी ने बैंक से लोन लिया है तो ब्याज तो देगा ही, कुछ समय बाद वो मूलधन भी चुकाएगा। लेकिन फिर यहाँ क्या होता था, बैंक बोलते थे कि आप तो अपनी कंपनी के शेयर दे दो, तो वो ऐसे प्रोविजन भी समाप्त कर दिए जाते हैं। ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी 1991 की पॉलिसी की, और उसके बाद देश की स्थिति सुधरती है। हमारा भुगतान संतुलन जो संकट की स्थिति था उस संकट की स्थिति से बाहर भी आता है और पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलते हैं। तो 1948 से लेकर के 1991 तक की देश की औद्योगिक नीतियों पर भरपूर प्रकाश डाला गया है आपके सामने। कल का लेक्चर और आज का लेक्चर अगर दोनों मिला करके आप पढ़ लेते हो तो मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ आपका कुछ भी छूटेगा। मैंने यहाँ से आपको शुरुआत की थी
कि औद्योगिक नीतियां, देश जब आज़ाद हुआ था तो दो प्रकार के विचार थे, एक गांधीवियन इकोनॉमिक्स चलती थी, एक नेहरूवियन इकोनॉमिक्स चलती थी। गांधी जी का मानना था कि हमारे देश की अधिसंख्यक आबादी क्या है, कृषि पर निर्भर करती है, इसलिए फोकस कहाँ करो, कृषि पर करो, लघु उद्योग पर करो, कुटीर उद्योग पर करो। नेहरू जी का मानना था नहीं, देश का अगर हमें विकास करना है तो औद्योगिक विकास, वो समाजवादी विचारधारा को मानते थे। जवाहरलाल नेहरू इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे 1938 में, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, नेशनल प्लानिंग कमेटी, नेहरू जी की अध्यक्षता में। उसकी रिपोर्ट 1949 में आती है। उस रिपोर्ट में भी ये माना गया था कि देश का जो औद्योगिक विकास है वो कैसे होगा, औद्योगिक विकास के द्वारा होगा। कारण क्या थे औद्योगिक विकास के पीछे, तो इसके पीछे भी कुछ मूलभूत कारण है कि पहला, विश्व बैंक जो हमें ऋण दे रही थी वो कृषि के लिए नहीं दे रही थी, वो औद्योगिक विकास के लिए ऋण दे रही थी। और देश की जो आर्थिक नीति थी उसने भी ठान रखा था कि हम औद्योगिक विकास के हिसाब से काम करेंगे। तो जून 1948 में पहला औद्योगिक नीति प्रस्ताव आया, रेजोल्यूशन आया, ये कोई पहली पॉलिसी नहीं थी। और इस प्रस्ताव में सरकार ने अनाउंसमेंट किया कि हमारी इकोनॉमी कैसी रहेगी, मिश्रित इकोनॉमी रहेगी, मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि प्राइवेट लोग भी रहेंगे, सरकारी, दोनों मिलकर के काम करेंगे, कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। इस पॉलिसी के तहत कुछ सेक्टर जो है वो रिजर्व कर दिए, आरक्षित कर दिए सिर्फ और सिर्फ सरकार के लिए। जैसे आयरन एंड स्टील जो है, इसमें कौन काम करेगा, सिर्फ सरकार काम करेगी। रेलवे किसके लिए आरक्षित कर दिया, सिर्फ और सिर्फ सरकार के लिए आरक्षित कर दिया। सीमेंट सरकार के लिए आरक्षित कर दिया। सिविल एविएशन, जिसे नागरिक उड्डयन कहते हैं, ये भी सरकार के लिए आरक्षित। शिपिंग, जहाजरानी और इलेक्ट्रिसिटी। आगे चल करके ये 6 सेक्टर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन बन जाते हैं। इसके साथ साथ आर्म्स एंड एम्यूनेशन, डिफेंस रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ सरकार काम करेगी, गवर्नमेंट के लिए। और 10 साल बाद इस पॉलिसी की क्या करेंगे, समीक्षा करेंगे। 1948 के बाद भारत की प्रमुख जो पहली नीति आती है वो 1956 में आती है। ये पूर्ण रूप से बनाई गई औद्योगिक नीति थी। इस नीति में क्या किया गया है कि सभी उद्योगों को 3 सूचियों में बांट दिया, 3 लिस्ट बना दी। पहली लिस्ट, जिसे आप ए कह सकते हो या केंद्रीय सूची कह सकते हो, इसमें 17 इंडस्ट्रीज जो थी वो उसके लिए बोला गया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही काम कर सकती है। तो ये 17 इंडस्ट्री क्या कहलाती है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन, CPSUs के नाम से जाने जाते हैं। बी लिस्ट जो थी, जिसमें 13 सेक्टर रखे गए, 13 इंडस्ट्रीज को रखा गया, उसमें राज्य सरकार के लिए आरक्षण था। और ये कहा गया कि राज्य सरकार पहल करके, इनिशिएट लेकर के प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर आमंत्रित करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास ना तो उस समय तकनीक थी, ना ही पूंजी थी, तो राज्य सरकार उनको ये सब दिखाने वाली थी, सिखाने वाली थी। 17 इनको छोड़ दो, 13 इनको छोड़ दो, इसके बाद जो शेष थे वो प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए गए। साथ ही साथ ये किया गया कि ये जो बी और सी से संबंधित प्राइवेट सेक्टर वाले लोग जो उद्योग लगाएंगे, उनके लिए, अधिकांश के लिए उन्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिट कोटा सिस्टम। ये इसलिए क्योंकि ये माना गया कि जिससे देश के संसाधनों का क्या होगा, समुचित रूप से विकास होगा। ठीक है, अब आगे चल करके ये PSUs पर ज़्यादा फोकस देते हैं। PSUs यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, इसमें ये माना जाता है, नेहरू जी विशेष रूप से इसमें इंटरेस्टेड थे कि इनको हम क्या करेंगे, इनको हम लगाएंगे पिछड़े इलाकों में, वहाँ का विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, सामान बनाएंगे, उसकी डिमांड पूरी होगी। तो इनके महिमा मंडन क्यों किया गया, इसको मैं अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा। तो PSUs पिछड़े इलाके में लगाएंगे। आय और संपत्ति, इसकी समानता पर भी ध्यान देने की बात की गई इस पॉलिसी में। रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएं, मॉडर्नाइजेशन अपनाया जाए। 1956 की पॉलिसी में ये किया गया। आगे चल करके क्या होता है, वो कौन सी पॉलिसी आती है, तो देखो, फिर मैंने आपको बताया था कि 1970 की औद्योगिक नीति आती है, 1970 की प्रमुख रूप से। 1970 की औद्योगिक नीति में लाइसेंस, परमिट, कोटा राज की आलोचना की जाती है। ये कहा गया कि लाइसेंसिंग, परमिट और कोटा राज अपने लक्ष्य से विपरीत काम करता है। वे लोग जिनके पास पैसा है, पहले से इंडस्ट्री चला रहे हैं, वो रिश्वत दे करके नए लाइसेंस ले लेते हैं, नए लोगों को आगे नहीं आने देते हैं। इसके लिए एक हजारी कमेटी और एक दत्त कमेटी बनाई गई। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यही बात बोली।
1970 की औद्योगिक पॉलिसी में एक कानून लेकर के आते हैं जिसे MATP एक्ट कहते हैं, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट के नाम से लेकर आते हैं। और MATP आयोग भी बना, MATP लिमिट भी बनाई गई, यानी इस लिमिट में 25 करोड़ रुपए की वैल्यू रखी गई कि ऐसी कंपनी जिसकी ग्रॉस कैपिटल 25 करोड़ हो जाती है तो वो किसी नई कंपनी को खरीद नहीं सकती है। समय के साथ इस लिमिट को बढ़ाते हैं, फिर बढ़ाकर 50 करोड़ की लिमिट की गई, आगे चलकर 100 करोड़, और 1991 की पॉलिसी में तो इसको समाप्ति कर देते हैं। ठीक है, इस पॉलिसी के तहत जो इंडस्ट्रीज थी अलग अलग, तो उन इंडस्ट्रीज का और ज़्यादा क्लासिफिकेशन किया गया। जैसे एक जिन्हें कहा गया कोर इंडस्ट्रीज, दूसरी तरफ नॉन कोर इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज या मिडिल सेक्टर इंडस्ट्रीज, जॉइंट सेक्टर, है ना। तो जॉइंट सेक्टर सेंटर, स्टेट और प्राइवेट तीनों मिलकर के चला रहे थे। आगे चल करके एक और पॉलिसी आती है 2-3 साल के अंतराल के बाद ही, 1973 की औद्योगिक नीति जिसे हम कहते हैं 1973 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इसमें यह कहा गया कि जो उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, हाई प्रायोरिटी सेक्टर हैं, वहां पर विदेशी निवेश अलाउ कर देते हैं। विदेशी निवेश को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम लोगों ने रोक रखा था। हमारे कड़वे अनुभव थे स्वतंत्रता के साथ ही, चूंकि अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों ने जो भारत में किया, तो हम कहीं ना कहीं ये डर रहे थे कि फिर से अगर विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया तो दोबारा से कहीं हमारा देश गुलाम ना हो जाए। इसलिए हम किसी भी कीमत पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं चाहते थे। लेकिन पूरी तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट रोक लेते हैं तो फिर विकास कैसे होगा। तो उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विदेशी निवेश अलाउ किया जाता है, लेकिन शर्त लगा दी गई कि सीधा पैसा नहीं ला सकते हैं, वहां से पूंजी कैपिटल नहीं ला सकते हो। तो क्या ला सकते हो? तकनीक ले आओ। अकेली तकनीक कौन देना चाहेगा, है ना। तो समस्याएं तो आती हैं, है ना। अब इसी समय फेरा कानून बना देते हैं, फॉरेन एक्सचेंज एंड रेगुलेटरी एक्ट। देश में विदेशी मुद्रा की कमी है, विदेशी मुद्रा के पलायन को रोकने के लिए इस फेरा में कड़े प्रावधान थे, क्रिमिनल धाराएं हुआ करती थी। तो आगे चलकर इसको रिप्लेस करता है फेमा। जॉइंट सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसमें 19 औद्योगिक क्षेत्रों की लिस्ट भी बनाई गई थी। इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई 1975 में। 1977 में नई सरकार आ जाती है। नई सरकार आती है तो उन्होंने इंदिरा जी की नीतियों को बदलने का काम शुरू कर दिया। तो 1977 में जब उन्होंने नई औद्योगिक पॉलिसी निकाली, उन्होंने कहा कि जो जरूरी नहीं है उन सारे सेक्टरों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पूरी तरीके से रोक दो, बंद कर दो, कोई आवश्यकता नहीं है। तो अनावश्यक क्षेत्रों में विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। इनके द्वारा औद्योगिक विकेंद्रीकरण किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, कि सिर्फ एक ही जगह, एक ही क्षेत्र में नहीं, अन्य जगहों को भी लेके आओ। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर यानी जिला उद्योग संघ जो है, उनकी स्थापना भी इसी पॉलिसी के तहत की जाती है। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इनको बढ़ावा दिया जाता है, कॉटेज इंडस्ट्री। खादी एवं ग्राम उद्योग को भी बढ़ावा दिया जाता है। जनता की रोजाना की जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी आपूर्ति निर्बाध रूप से होती रहे, इसके भी प्रबंध किए जाते हैं। इंदिरा जी फिर से आ जाती हैं और उनके समय फिर से एक नई पॉलिसी आती है, 1980 की औद्योगिक नीति। इस पॉलिसी में 1973 की पॉलिसी के प्रावधानों को लागू किया जाता है, यानी विदेशी निवेश को फिर से प्रमोट किया जाता है। एक नया विचार निकल के आता है, आर्थिक संघवाद, इकोनॉमिक फेडरलिज्म, यानी कि निजी सेक्टर, सरकार मिलकर के देश के आर्थिक विकास के लिए काम करेंगे, समन्वय स्थापित करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र जो है उनके एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन एफिशिएंसी नहीं बढ़ पाती है। यहाँ पर इंडस्ट्रीज को अलग अलग सेक्टरों में बांटा गया। जैसे एक वर्गीकरण किया गया टाइनी सेक्टर या टिनी सेक्टर, जिसे पिद्दी क्षेत्र भी कहते हैं। पिद्दी क्षेत्र उसे माना गया जिसमें अधिकतम निवेश 2 लाख रुपए तक का हो। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उसे कहा गया जिसमें अधिकतम निवेश 20 लाख रुपए का हो। और सहायक उद्योग या ऑक्सिलरी इंडस्ट्रीज उसे कहा गया जिसमें अधिकतम निवेश 25 लाख का हो। ग्रामीण क्षेत्र में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए। खादी एवं ग्राम उद्योग को यहाँ पर भी ध्यान दिया गया। हथकरघा उद्योग पर ध्यान दिया गया। ऐसी इकाइयाँ स्थापित की जाने लगी जिनसे बनने वाले सामान
सिर्फ और सिर्फ निर्यात किए जाते हों। 100% निर्यातोन्मुखी इकाइयां स्थापित की गई, ये भी यहाँ पर काम किए जाते हैं, जिसे हम EOU एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट के नाम से जानते हैं। उसके बाद राजीव गांधी के समय में 1985 की पॉलिसी आती है। 1985 की पॉलिसी के प्रावधान अभी मैंने डिटेल में बताए थे, समरी के रूप में फिर दोहरा देता हूँ। विश्व में आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे, तो आर्थिक परिवर्तनों को ध्यान में रख करके अब उदारीकरण और तेज ढंग से किया जाए। नए प्रकार के तकनीकी मिशन की शुरुआत की गई। MATP लिमिट को बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया जाता है। विदेशी निवेश, भारी उद्योग इन पर फोकस करते हैं। और फिर आते हैं 91 की औद्योगिक नीति। मैंने इसमें समझाया था आपको कि वैश्विक पृष्ठभूमि क्या थी, कि 80 के दशक में ये धारणा बन चुकी थी कि राज्य की भूमिका अब सीमित है। राज्य अपने हाथ पैर समेट ले, बाजार को काम करने दे, यानी सरकार गैर जरूरी क्षेत्रों में पूरी तरीके से बाहर निकल के आ जाए। जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले देश थे, पूर्व सोवियत संघ, चाइना, इन्होंने भी 96 और 1985 में अपनी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बना लिया। गेट जो था वो अब चेंज होने जा रहा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। 1985 में मारेकस तौर की चर्चाएं चल रही हैं। पश्चिमी यूरोप हो, न्यूजीलैंड हो, साइप्रस हो, फ्रांस हो, इन देशों ने भी अब पूंजीवाद को ओपनली स्वीकार कर लिया है। तो वैश्वीकरण के दौर में भारत अपने आप को कैसा महसूस कर रहा है? पिछड़ा महसूस कर रहा है। यानी ईस्ट एशियाई देश जो काम 65 में कर चुके, वो हमें 90 में करना पड़ा। देश के अंदर क्या पृष्ठभूमि बनी हुई है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस खड़ा हो गया है। भुगतान संतुलन का संकट सामने आ चुका है। हमारे पास विदेशी मुद्रा की कमी है कि हम अपने जरूरी आवश्यक आयात को भी पूरा नहीं कर सकते हैं। खाड़ी युद्ध के कारण, गल्फ वार के कारण ये स्थिति और ज़्यादा विस्फोटक हो चुकी है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तैयार है। उस ड्राफ्ट में भारत की आर्थिक नीति की आलोचना की जाती है। लाइसेंसिंग परमिट कोटा सिस्टम की आलोचना की जाती है कि विकास में ये बाधा है ना। PSU जो हैं वो घाटे में चल रहे हैं। हम कर्ज के जाल में फंस चुके हैं, डेब्ट ट्रैप में फंस चुके हैं कि हम पुराने कर्ज के ब्याज को चुकाने के लिए नया कर्ज ले रहे हैं। तब क्या करें? IMF के पास गए। IMF की शर्तें थी। शर्तों में उन्होंने प्रमुख रूप से कहा कि आप अपने रुपए का कर दो अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन, रुपए का अवमूल्यन 3 बार किया गया है, और 20% अवमूल्यन कर दो। उदाहरण के रूप में मैंने बताया कि उस समय $1 21 रुपए के बराबर था। 3 महीने के अंदर ही हमने अवमूल्यन किया, 27 रुपए के बराबर हो गया। सीमा शुल्क, पीक कस्टम ड्यूटी, उसमें कहा गया कमी कर दो। 130% जो था उसको घटा करके 80% कर दिया। सीमा शुल्क ज़्यादा होने की वजह से बाहर से चीज़ें कम आती हैं, देश में आयात घट जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ उल्टा चल रहा है। यहाँ बोल रहे हैं कि नहीं, इनको सस्ता कर दो तो बाहर से सामान आसानी से प्रवेश करेगा। एक्साइज ड्यूटी, जिसे प्रोडक्शन टैक्स भी बोलते हैं, सामान बनाने पर लगता है, उत्पाद शुल्क, इसको बोला कि 20% बढ़ा दो, यानी घर में बना हुआ सामान महंगा हो जाएगा, एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रावधान देखकर लगता है कि IMF हमारे हित में तो काम नहीं कर रहा है। सरकार अपने खर्चों में 10% की कमी लेकर आए। ऐसी शर्तें मानना मजबूरी थी, तो अनमने ढंग से सही माननी पड़ी। कुछ इसके परिणाम ठीक ठाक मिलने लगे तो फिर सरकार फोकस करती है कि अब हम LPG को अपनाएंगे। 23 जुलाई 91 को औद्योगिक नीति आती है। यहीं से LPG की शुरुआत हो जाती है। क्या क्या प्रावधान थे फिर दोहरा देता हूं कि जो PSU पब्लिक सेक्टर, यानी जो रिजर्वेशन था कि नहीं सिर्फ सरकारी ये काम करेगी, उस संख्या को समाप्त किया गया। 17 से घटाकर 12, 12 से घटाकर 4, आज सिर्फ 2 सेक्टर हैं जो सरकार के लिए रिजर्व हैं। हथियार, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, डिफेंस रिलेटेड जो इक्विपमेंट हैं, वहाँ पर भी अब प्राइवेट सेक्टर कुछ ना कुछ उसमें हस्तक्षेप रखता है। न्यूक्लियर एनर्जी सरकार के अंडर में आता है, लेकिन रिसर्च हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, प्राइवेट सेक्टर करता है। रेलवे जो सरकारी था पूरी तरीके से, अब उसका भी क्या हो चुका है? प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। लाइसेंस संबंधी प्रावधान बहुत सरल कर दिए गए। अब सिर्फ 6 चीज़ों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है: अल्कोहलिक ड्रिंक, एरोस्पेस एंड डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट, डेंजरस या हैजार्ड्स जो केमिकल हैं, गन पाउडर है, डेटोनेटर है, डायनामाइट है या इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव है, सिगरेट, टोबैको और ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स।
विदेशी निवेश उसको बढ़ावा मिला। एफडीआई, कई सेक्टर में एफडीआई 100% हो चुका है। एफआईआई ये भी कई सेक्टर में 100% हो चुका है। ठीक है, एमएटीपी जो लिमिट हुआ करती थी उसे समाप्त कर दिया गया, उसके स्थान पर कंपटीशन बिल लेकर के आते हैं। कहाँ इंडस्ट्री लगाई जा सकती है उसके संबंध में प्रावधान बड़े सिंपल कर दिए गए। ऐसी इंडस्ट्री जो प्रदूषण नहीं करती है वो कहीं पर भी लगाओ। ऐसी इंडस्ट्री जिससे पॉल्यूशन होता है तो 10 लाख की आबादी वाले एरिया जहां है उसकी अंतिम बाउंड्री से 25 किलोमीटर की दूरी पर उसे स्थापित करो। फेज वाइज प्रोडक्शन की जो बाध्यता हुआ करती थी कि कोई कंपनी एक साथ अपने किसी प्रोडक्ट के सारे मॉडल लॉन्च नहीं कर सकती, वो हटा दिया गया। अब आप एक साथ जो चाहो वो बना सकते हो। इससे कंपनी अपनी एफिशिएंसी का प्रयोग कर पाती है। फेरा उसे हटाया जाएगा, फेमा लेकर आएंगे 2000 में। निजी कंपनियों की पूंजी को शेयरों में कन्वर्ट करना कंपलसरी होता था, अगर उन्होंने कर्ज लिया है उसको भी समाप्त कर दिया जाता है। तो ये हो गई भारत की प्रमुख औद्योगिक नीतियां। तो औद्योगिक नीतियों वाला चैप्टर यहाँ हो जाता है समाप्त। ठीक है, प्रश्न क्या आ सकते हैं? प्रश्न 1991 की औद्योगिक नीति को लेके आ सकते हैं। प्रश्न उसके बाद भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं बोल सकता मैं कि नहीं बस यहीं तक है। तो भारत का जो औद्योगिक विकास है, औद्योगिक विकास में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान, 5 ईयर प्लान के दौरान क्या हुआ, इसको लेकर के भी प्रश्न बनेगा। आप तैयार कर लें, अच्छी बात है। नहीं करोगे तो मैं तो बताऊंगा ही आपको। तो अभी के लिए इतना, थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। साथ ही साथ आप सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो उनके जो लिंक हैं वो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए रहते हैं। थैंक यू एंड गुड लक।